Everyone, welcome to my channel CBSE History and Social Science. Today in this video we will discuss about class 9th history chapter French Revolution. आज की इस वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और इन क्वेश्चंस को याद करके आप अच्छे से अच्छे मार्क्स और अच्छे से अच्छे किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित चैप्टर को अगर आपको जानना है, समझना है, तो मेरा जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको देखकर भी आप जो है इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो वीडियो चैप्टर का देखना ना भूलें, साथ ही साथ इन MCQ क्वेश्चंस को भी आप देखें और इस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, 8th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू। 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज इनमें से किसमें विभक्त था? ए कास्ट्स, बी 4 एस्टेट्स, सी 3 एस्टेट्स एंड डी 2 एस्टेट्स। इनमें से फ्रांसीसी समाज जो है 3 एस्टेट में, 3 वर्गों में विभाजित था, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द 3rd एस्टेट जनरल पब्लिक का, पीपल का। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूटेड द प्रिविलेज क्लास? प्रिविलेज क्लास इनमें से किससे मिलकर बनी थी? क्लर्जी एंड पीजेंट्स, बी पीजेंट्स एंड नोबिलिटी, सी 1st एंड 3rd एस्टेट्स और डी क्लर्जी एंड नोबिलिटी। तो जो प्रिविलेज क्लास यानी जिसको कोई टैक्स नहीं पे करना था, जो बहुत सारे जिनके पास रेवेन्यू और सारी सब रिसोर्सेज थे, जिनके पास सारे पावर्स थे, वो प्रिविलेज क्लास थी। तो जो 1st एंड 2nd एस्टेट जिनको कहा जाता था क्लर्जी नोबिलिटी, दे आर द प्रिविलेज क्लास। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चर्च के लोग और जो धनी वर्ग था वहाँ का, लॉर्ड्स जितने भी थे, वो सब प्रिविलेज क्लास थी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द प्रिविलेज एंजॉय बाय द क्लर्जी नोबिलिटी वॉज। कौन सा प्रिविलेज सबसे ज़्यादा जो है ये क्लर्जी और नोबिलिटी सेक्शंस के लोग एंजॉय करते थे या जिसको वो यूज़ करते थे? राइट टू कलेक्ट ड्यूज, ऑनरशिप ऑफ लैंड, पार्टिसिपेट इन वॉर्स, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस टू द स्टेट। तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रिविलेज था वो ये था कि दोनों ही वर्गों को कोई टैक्स नहीं पे करना था। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर आता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट डिड स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल अकर्ड? बास्टिल का तूफान या बास्टिल का पतन जो है इनमें से किस दिन हुआ? तो डेट बतानी हमको। ऑप्शन ए 14 जुलाई 1789, बी 14 जुलाई 1798, सी 14 जून 1789 और डी 14 जून 1798। तो बास्तिल का पतन जो है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत माना जाता है और इसी दिन को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है और वो है 14 जुलाई 1789। ये डेट जो है भूलने लायक नहीं है, ये सभी को याद रखनी है। 14 जुलाई 1789 उसी दिन बास्तिल का पतन हुआ था। 5th क्वेश्चन है, व्हाट डिड बास्तिल सिंबलाइजेस? बास्तिल किसका प्रतीक था? ए बेनेवलेंस ऑफ द किंग, राजा के जो है उसके उपकारों का, बी डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, राजा के असीमित जो है अधिकारों का, सी आर्म्ड माइट ऑफ फ्रांस, फ्रांस की सैनिक शक्ति का, या डी प्रेस्टीज इन पावर, वो जो है सम्मान और शक्ति का प्रतीक था। तो बास्तिल जो है वो प्रतीक था डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्ड सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट? इनमें से कौन ये मानता था कि सामाजिक स्थिति जो है लोगों की वो उनकी योग्यता पर आधारित होनी चाहिए? योग्यता से ही लोगों की सामाजिक स्थिति डिसाइड होनी चाहिए, सोशल स्टेटस डिसाइड होना चाहिए। ए मिडिल क्लास, बी नोबिलिटी, सी वर्कर्स और डी पीजेंट्स। तो ये जो मान्यता थी वो थी मिडिल क्लास की, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे, पैसे वाले भी थे, लेकिन उन्हें सोसाइटी में कोई स्टेटस नहीं था क्योंकि वो 3rd एस्टेट से आते थे। और फिर क्वेश्चन 7, सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटीज वाज एडवोकेटेड बाय? ऐसा समाज जो स्वतंत्रता, समानता और जो है अवसरों की समानता
प्रदान करता हो वो इनमें से किनके द्वारा एडवोकेटेड किया गया था? ए मिडिल क्लास एंड पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट्स, मध्यम वर्ग और थर्ड एस्टेट के लोगों द्वारा। बी क्लर्जी इन नोबिलिटी, क्लर्जी और नोबिलिटी के द्वारा। सी फिलोसोफर सच एज जॉन लॉक एंड रूसो। एंड डी इंग्लिशमैन जॉर्ज डैटे एंड ऑर्थर यंग। तो ये जो सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिडिल क्लास एंड द पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट द्वारा जो है एडवोकेटेड की गई थी। वो लोग चाहते थे कि ऐसा समाज बने। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसअप्रूव द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट? इनमें से किसके द्वारा जो है ये सिद्धांत की असीमित शक्तियों का जो डिवाइन अधिकार है, देवी अधिकार है, उसको नहीं मानते थे? तो वो है ऑप्शंस हैं ए जॉन लॉक, बी रूसो, सी मॉन्टेस्क्यू और डी वोल्टेयर। ये चारों फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित विचारक हैं, लेकिन इसमें जॉन लॉक का मानना था कि असीमित शक्तियों का कोई देवी अधिकार नहीं होता है, किसी के पास भी कोई देवी शक्तियाँ नहीं होती है, जॉन लॉक का मानना था। हु एडवोकेटेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट? किसने इस बात की वकालत की कि सरकार जो है वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए? ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बुक भी है जिन जैक रूसो की, तो इसका आंसर भी सही होगा ऑप्शन सी, रूसो। फिर 10th क्वेश्चन है, डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट वाज पुट फोर्थ इन। शक्तियों का विभाजन जो है, सरकार की विभिन्न शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत जो है इसमें से किसके द्वारा दिया गया या किससे प्रेरित है? ये सारे बुक के नाम हैं। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, बी स्पिरिट ऑफ द लॉ, सी ले मॉन्शियर यूनिवर्सल और दी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डिवीज़न ऑफ पावर का जो सिद्धांत है वो मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया था अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पिरिट ऑफ लॉ। इसके बाद हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन की, हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ द रेवोल्यूशन? फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक या राजा कौन था? तो वेरी फेमस है लुई 16th। लुई 16th वॉज द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस वाज नोन एज। फ्रांस के जो राजनीतिक संगठन था उसे किस नाम से जाना जाता था? ए ड्यूमा, बी पार्लियामेंट, सी नेशनल कांग्रेस और डी एस्टेट जनरल। तो फ्रांस का जो राजनीतिक संगठन था उसे एस्टेट जनरल के नाम से जाना जाता था, जिसमें तीनों एस्टेट के प्रतिनिधि भाग लेते थे। एस्टेट जनरल इज द करेक्ट आंसर। वोटिंग इन द एस्टेट जनरल वॉज कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इस एस्टेट जनरल में जो वोटिंग का नियम था वो किस सिद्धांत पर आधारित था? ईच मेंबर वन वोट, प्रत्येक सदस्य का एक वोट, बी मेल एडल्ट फ्रेंचाइजी, पुरुषों के जो मताधिकार है उस सिद्धांत के आधार पर, सी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, या डी वन एस्टेट वन वोट, एक एस्टेट एक वोट के सिद्धांत पर। तो इस एस्टेट जनरल में वोटिंग का जो सिस्टम था पुराना, उसमें एक एस्टेट का एक वोट माना जाता था, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, वन एस्टेट वन वोट। 14th क्वेश्चन, द एस्टेट जनरल वॉज लास्ट कन्वीन्ड इन बिफोर 1789। वो 1789 से पहले इस एस्टेट जनरल की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी लुई 13 के समय, इन द ईयर 1614। तो आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन बी, 1614। फिर आता है वेयर डिड द थर्ड एस्टेट फॉर्म एंड अनाउंस इटसेल्फ एज नेशनल असेंबली? कहाँ पर थर्ड एस्टेट के सदस्यों ने मिलकर अपने आप को एक राष्ट्रीय सभा के रूप में घोषित किया था? ऑप्शन ए इंडोर टेनिस कोर्ट, बी हॉल ऑफ मिरर, सी इंपीरियल पैलेस और डी विंटर पैलेस। तो थर्ड एस्टेट ने अपने आप को राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया था टेनिस कोर्ट में, जहाँ पर टेनिस कोर्ट की प्लेज ली जाती है। तो आंसर होगा इसका इंडोर टेनिस कोर्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है क्वेश्चन 16, मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वर लेड बाय होम ड्यूरिंग रेवोल्यूशन? क्रांति के समय इस थर्ड एस्टेट के लोगों का नेतृत्व इनमें से किन के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, लुई 16 एंड मैरी एंटोनेट, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। फिर है लेनिन एंड केरेंस्की जो कि रशियन रिवॉल्यूशन से संबंधित है। सी मिराबो एंड एबेसियस, यस ये दोनों वो लोग थे जिन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया था, तो मिराबो एंड एबेसियस हैं।
रूसो एंड वोल्टेयर भी इस क्रांति के एक तरह से पार्ट कहे जा सकते, लेकिन वो विचारक थे जिन्होंने इस क्रांति के विचार दिए थे लेकिन लीड नहीं किया था। तो सी मिराबो एंड अबेशियस इज द करेक्ट आंसर। Which of the following was the main objective of the Constitution of 1791 in France? इनमें से कौन सा फ्रांस के 1789 के संविधान का एक प्रमुख उद्देश्य था? A. To limit the power of king alone, राजा की शक्तियों का जो है उसको लिमिट करना। डू अवे विथ फ्यूडल प्रिविलेज, जितने भी फ्यूडल सामंती अधिकार थे उन सब अधिकारों को समाप्त करना। सी गिव इक्वल राइट्स टू वुमेन, महिलाओं को समानता का अधिकार देना। या डी एस्टेब्लिश ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, या फिर फ्रांस में जो है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना। तो यहाँ पर जो था किंग के पावर्स को ही अलोन जो है मिनिमाइज नहीं करना था, बल्कि फ्यूडल प्रिविलेज जितने भी थे सामंती अधिकार थे उन सबको हटाना था। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट डिड अ ब्रोकन चेन सिंबलाइज्ड, एक टूटी हुई जो चेन है वो किसका प्रतीक थी? ए चेन्स यूज टू फैटर स्लेव्स, बी स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, सी रॉयल पावर, और डी एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। तो एक टूटी हुई चेन जो है वो आज़ादी का, स्वतंत्रता का प्रतीक थी। एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर आता है 19 क्वेश्चन, द विंग्ड वुमेन पर्सोनिफाइड। विंग्ड वुमेन जो है उड़ती हुई महिला किसका प्रतीक थी, किसका मानकीकरण था? नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, एंड दी स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। तो ये जो विंग्ड वुमेन पर्सोनिफिकेशन है वो था पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। तो ऑप्शन सी विल बी था, ये कानून का मानवीकरण था। सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो थोड़ा सा स्क्रीन पर दिख नहीं पा रहा है आपका। इट इज़ है पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, ये मानवीकरण है कानूनों का। तो ये आंसर सही होगा। फिर आता है 20th क्वेश्चन, द बास्टिल वॉज हैटेड बाय ऑल इन फ्रांस बिकॉज, बास्टिल के कारागृह से सभी लोग नफरत करते थे, क्यों? ए इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, बी इट वॉज अ फोर्ट्रेस प्रिजन, सी प्रिजन इंचार्ज टॉर्चर्स द इनमेट्स, एंड डी इट हाउस्ड ड्रेडेड क्रिमिनल्स। तो पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था दूसरे रूप में कि ये जो बास्तिल का कारागृह था वो राजा की असीमित शक्तियों का प्रतीक था। डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए। ठीक है। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग वर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति के समय में कौन से इनमें से उस वहाँ के राष्ट्रीय कलर या रंग बन चुके थे? ब्लू ग्रीन येलो, रेड ग्रीन ब्लू, ब्लू वाइट रेड, और येलो रेड वाइट। तो फ्रांस के जो नेशनल फ्लैग है उसके भी कलर हैं, और जो उसकी क्रांति के समय जो प्रतीक के रूप में थे ब्लू वाइट एंड रेड। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नीला, सफ़ेद और लाल ये जो है वहाँ की क्रांति के समय के प्रमुख कलर थे। द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस इज़, फ्रांस का राष्ट्रगान कौन सा है जो क्रांति के समय डिसाइड किया गया था? वंदे मातरम, रोजेट डे लाइल, ले मॉन्शियर यूनिवर्सल, और ला मर्सलीज। तो फ्रांस का नेशनल एंथम है ला मर्सलीज। इट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब वर नोन एज। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ए कंजर्वेटिव्स, रूढ़िवादी लोग, बी रिवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी, सी टेररिस्ट आतंकवादी, या डी सैन क्लाटर्स। तो जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर होते थे उन्हें रेवोल्यूशनरी कहा जाता था, क्रांतिकारी माना जाता था। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर ऑप्शन 24, ऑन 21 सितंबर, 21 सितंबर 1792 फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड ए। 1792 में फ्रांस को घोषित कर दिया गया था क्या? ए सोशलिस्ट स्टेट, एक सामाजिक राज्य, बी एक डेमोक्रेसी, एक लोकतांत्रिक राज्य, सी कम्युनिस्ट स्टेट, साम्यवादी देश, या डी रिपब्लिक। तो 1792 में फ्रांस ने अपने आप को एक रिपब्लिक घोषित किया, एक गणतंत्र के रूप में फ्रांस ने अपने को घोषित किया था। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर आते हैं 25th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द राइज ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन के उत्थान में इनमें से एक प्रमुख कारण कौन सा था? ए फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट, जैकोबिन गवर्नमेंट का गिरना या पतन होना, बी रॉबेस्पियर्स रेन ऑफ टेरर, रॉबेस्पियर का समय का आतंक का राज, सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी,
राजनीतिक अस्थिरता थी डायरेक्टरी की वो, या डिफीट ऑफ नेशनलिस्ट फोर्सेस, राष्ट्रवादी सेना की हार। तो नेपोलियन के उत्थान का मेन जो रीज़न था वो था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता का जो समय था, उस वजह से नेपोलियन का उत्थान होने में जो है सफलता मिली। 26 क्वेश्चन, फ्रेंच लेगेसी टू द वर्ल्ड आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज। फ्रांस की विरासत जो वर्ल्ड को इस क्रांति के बाद मिली, क्या तीन चीज़ें ऐसी या क्या चीज़ें ऐसी जो है इस क्रांति से पूरे वर्ल्ड को प्राप्त हुई? ए डेमोक्रेसी, बी सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म, सी रिपब्लिकनिज्म, और डी लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। तो फ्रांस की क्रांति से लिबर्टी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीन जो नए सिद्धांत वर्ल्ड को प्राप्त हुए थे, इन्हें ही वहाँ की लिगेसी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Question 27. Which of the following refers to the political body representing the three estates of pre-revolutionary France? इनमें से किसे फ्रांस की क्रांति से पूर्व के राजनीतिक संस्था जो है तीन एस्टेट की जो यहाँ पर थी, उसे क्या कहा जाता था? ए पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस, फ्रांस की संसद, बी नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा, डी एस्टेट जनरल या डी एस्टेट कमेटी। तो क्रांति से पूर्व जो तीनों एस्टेट की सभा थी उसे एस्टेट जनरल कहा जाता था। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर द वर्ड गिलेटिन ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन एरा रेफर्स टू। गिलेटिन क्या था? ए बी हैडिंग अ पर्सन, बी अवॉर्डिंग ए पर्सन, सी टैक्सिंग ए पर्सन, और डी थ्रेटनिंग ए पर्सन। तो गिलेटिन का मतलब किसी पर्सन का, व्यक्ति का गला काट देना, बी हेडिंग करना उसे। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। लुई 16 वॉज गिलेटिन फॉर व्हाट चार्जेस? लुई 16 पर किस आरोप की वजह से उसे हटा दिया गया? क्रुएल्टी, ट्रेजन, एब्सोल्यूट रोल और मिसगवर्नेंस। तो लुई 16 को हटाया गया था, उसका रीज़न था, लुई 16 पर जो आरोप था वो था ट्रीजन, राजद्रोह का। ट्रेजन वॉज द रीज़न, दैट्स वाई ही वॉज गिलेटिन। तो ऑप्शन बी आता है, ट्रीजन, राजद्रोह का आरोप लगा था। द फ्रेंच रिवोल्यूशन टुक प्लेस ऑन विच डेट? फ्रांसीसी क्रांति किस डेट को मानी जाती है? तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, जिस दिन बास्तिल की कारागृह को तोड़ा गया था, उसका पतन हुआ था, सेम उसी डेट को जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है वो प्रारंभ मानी जाती है। तो ऑप्शन हैं इसके, जुलाई 14 1789, जुलाई 14 1788, जुलाई 14 1786 और जुलाई 14 1785। तो जुलाई 14 तो कंफर्म डेट है, ईयर था उसका 1789। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द टैक्स कॉल्ड टीथ वॉज कलेक्टेड फ्रॉम फ्रेंच पीजेंट्स बाय। फ्रांसीसी किसानों से लिया जाने वाला या सामान्य जनता से लिया जाने वाला टीथ टैक्स किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था? द चर्च, द एम्परर, द नोबल्स एंड द चीफ ऑफ आर्मी। तो टीथे एक धार्मिक कर था जो कि चर्च द्वारा लिया जाता था, जो कि 10% ऑफ द टोटल इनकम होता था। तो ये चर्च इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद 32 क्वेश्चन नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सब्सिस्टेंस क्राइसिस कोज्ड इन फ्रांस। फ्रांस में जो जीविका को लेकर जो स्थितियां उत्पन्न हो गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय, उनसे रिलेटेड ये दो स्टेटमेंट है, इनको पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही उत्तर देना है। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। फ्रांस की पॉपुलेशन जो है 1715 में 23 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन हो गई थी। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द इंक्रीजिंग डिमांड। और इस बढ़ती हुई जनसंख्या में जो है खाने पीने की वस्तुओं की बढ़ती डिमांड जो है, उस मात्रा में ग्रेन्स या अनाजों का प्रोडक्शन जो है नहीं हो रहा था। तो इनमें से क्या, कौन से करेक्ट हैं स्टेटमेंट? ऑप्शन ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। तो अगर इन चारों को हम एग्जामिन करें तो ये जो रीज़न पॉपुलेशन जो है फ्रांस की बढ़ी थी, ये बिल्कुल सही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी। और दूसरा, इस समय खाने पीने की चीज़ों की डिमांड भी बढ़ गई थी, तो ये भी बहुत सही है। तो दोनों ऑप्शन स्टेटमेंट यहाँ पर सही लग रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये दोनों ही सही हैं। तो ये जो है सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। और इसी के साथ आज का
जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर ना समझ में आए तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे वीडियो को, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखकर आप चैप्टर को पूरा समझ सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।